नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 96960660898562880530। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूपीपीएससी मेंस 2020 को ध्यान में रख के सीरीज बनाई गई है और उसके नज़र से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का 8th लेक्चर है। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ दे दी जाती है, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी डिवाइस पर टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और इस पर भी आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती है। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हीनयान एंड महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। तो जैसा कि हमने देखा है कि जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी उसके 100 साल बाद से ही जो है बुद्धिज्म जो है उसमें जो है कई तरीके से हमें उसमें हमें बहुत तरीके से जो है तनाव देखने को मिले थे। बहुत तरीके से उसमें हमें देखने को मिला था कि लोग जो है उसके जो सेक्ट्स के जो लोग हैं उनके बीच में जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो कई तरीके से विभाजन उसमें हमें देखने को मिलता है। उसमें बौद्धों में बहुत तरीके मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे जो गौतम बुद्ध थे उनके मरने के 100 साल बाद से ही। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है, चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म थे वो 2 स्कूल में बट गया था जिसको हम कहते हैं हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब है द लेसर व्हीकल मतलब कि लघु पथ और महायान का मतलब है द ग्रेटर व्हीकल मतलब कि बृहद पथ। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसको एक हीनयान और महायान दोनों जो स्कूल हैं बुद्धिज्म के, ठीक है, दोनों स्कूल हैं, इसको एक व्हीकल की तरह देखा गया है। इसको व्हीकल्स की तरह देखा गया है कि ये दोनों आपको एक रास्ता दिखाते हैं, एक आपको एक यान उपलब्ध कराते हैं जिससे कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी सफरिंग से जो है सफरिंग से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है, ऊपर उठ सकते हैं, अपने सफरिंग्स को त्याग सकते हैं और किस तरीके से मोक्ष पा सकते हैं, एनलाइटनमेंट पा सकते हैं, मतलब कि ज्ञान पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक राह दिखाता है, ये एक व्हीकल है जिसको पकड़ के लोग अपने सफरिंग से दूर जा सकते हैं, अपने जितने भी उनके दुख हैं उससे दूर जा सकते हैं, उसको जो है कम कर सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही जो सेक्ट्स हैं हीनयान और महायान ये दोनों ही निर्वाणा की बात करते हैं, लेकिन इनके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। इनकी जो पूरी फिलॉसफी है, इनके जो पूरे आइडियल्स हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो बहुत हद तक उनमें अंतर है। तो अब हम देख लेंगे कि आखिर इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीनयान की। तो हीनयान में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि बुद्धा जो है, गौतम बुद्ध जो थे वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। वो बुद्ध एक साधारण मानव थे। क्यों? क्योंकि जो है वो दिखते भी एक मनुष्य जैसे थे और उन्होंने जो बहुत सारे दुख सहे थे यहाँ पर, और उन्होंने फिर अपना खुद से जो है उनको मेडिटेशन नहीं आता था। वो जब जंगल में गए तो उन्होंने मेडिटेशन को सीखा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो क्या थे? वो एक ऑर्डिनरी, एक साधारण मानव थे। तो इसी तो हीनयान ने यही माना था कि जो बुद्धा जी थे वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे और उन्होंने मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन से ही अपने आप को जो है निर्वाण
निर्वाणा उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन अगर हम महायान की बात करें, महायान ने कहा क्या था? महायान ने कहा था कि जो बुद्ध जी थे वो गॉड का इनकारनेशन थे, बुद्ध भगवान के एक अवतार थे। उन्होंने उन्हें एक साधारण मानव न मान के उन्होंने भगवान का अवतार माना था, जो कि लोगों को एनलाइटनमेंट दिया, जिन्होंने उन लोगों को जो है शिक्षा दी और उनको एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ से जो है निर्वाणा या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हीनयान ने क्या कहा था? हीनयान ने कहा था कि ये जो जीवन है ये बहुत ही ज़्यादा कष्टमय है और ये एक क्षण, और जो पूरे जीवन को ये लोग क्षण भंगुर मानते थे कि ये खत्म हो सकता है और यहाँ के जो कष्ट हैं उससे छुटकारा पाने के लिए जो लोग हैं उनको खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा, उनको खुद से ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो लोग जो है निर्वाणा किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? वो आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से जो है निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, ये हीनयान का मानना था। लेकिन महायान ने क्या कहा था? महायान जो था वो कहते थे कि जितने भी बुद्धिस्ट क्लैन के लोग हैं, जितने भी बुद्धिज्म सेक्ट के लोग हैं या फिर महायान सेक्ट के लोग हैं, वो अपने आप को क्या कहते थे? वो क्या मानते थे कि जितने भी लोग हैं जो महायान को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या है? वो बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व का मतलब है वो अपने साथ साथ दूसरों के भी, ठीक है, वो दूसरों की भी मदद करते हैं मोक्ष की प्राप्ति में। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसीलिए इसको ग्रेटर व्हीकल कहा गया है, क्योंकि ये पूरे क्लैन को, सभी के वेलफेयर को लेकर साथ में चलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको ग्रेटर व्हीकल या फिर वृहद पथ जो है इसको कहा गया है महायान को, क्योंकि ये सभी के वेलफेयर की बात करता है, सबको मोक्ष दिलाने की बात करता है कि सबको एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त हो और हर कोई जो है अपनी सफरिंग से कैसे दूर जा सकता है, अपनी ज़िंदगी को कम कष्ट में कैसे बना सकता है। तो यहाँ पे वेलफेयर की बात करते हैं, इसीलिए इसको हम ग्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। हीनयान, ठीक है, अगर हम हीनयान की बात करें तो इसके जितने भी शास्त्र थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। लेकिन जो महायान है उसके जो जितने भी स्क्रिप्चर्स या फिर शास्त्र थे वो किस में लिखे गए थे? वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। जितने जो हीनयान थे वो आइडल वर्शिप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो मूर्ति पूजा में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि जो गौतम बुद्ध है वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए उनकी मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है केवल उस पर ही हमें चलना है, और जो भी कोई भी व्यक्ति है वो उसको स्वयं ही प्रयास करना है इन कष्टों से, यहाँ पे जो दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें खुद से ही जो है उन्हें खुद से ही स्वयं ही प्रयास करना है, और उनकी जो सहायता के लिए कोई ना ईश्वर आएंगे या फिर ना ही कोई देवता आएंगे। तो इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को पूरी तरीके से जो है नकार दिया था। लेकिन अगर हम महायान को देखें, महायान ने जो है आइडल वर्शिप की, मूर्ति पूजा की जो है शुरुआत की थी। इन्हीं के समय में जो महायान सेक्ट थे इन्होंने जो है गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा था, और साथ साथ कई सारे स्तूप भी बनवाए थे। ठीक है, स्तूप भी बनवाए थे। मूर्ति पूजा पर इन लोग का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, और उन्होंने कई तरह के सिंबल्स जो थे, हम इसको कह सकते हैं सिंबल्स की तरीके से जो है गौतम बुद्ध को पूजा था। कि स्तूप जो है जो उनके जो जब वो मर गए थे तो उनके जो अवशेष बचे थे तो उसको कौन सिंबलाइज करता है? वो स्तूप करता है। ठीक है, तो और जो मूर्ति है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, और फिर उनकी पूजा जो है स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे जो महायान सेक्ट थे वो मूर्ति पूजा की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हीनयान थे वो आगे चल के 2 स्कूल में फिर से डिवाइड हो गया था, जिसको एक कहते हैं वैभाषिक स्कूल और दूसरे को कहते हैं सौतांत्रिक का स्कूल। और महायान जो है वो भी आगे चलकर 2 स्कूल में फिर से डिवाइड हो गया था, जिसमें से एक था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। ठीक है, तो ये और जो हीनयान था, ठीक है, जो इन्होंने हीनयान जो था उसको जो एम्परर अशोक थे, जो सम्राट अशोक थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनके द्वारा जो है संरचित किया गया था पूरे हीनयान सेक्ट को। और जो सम्राट अशोक थे उन्होंने उन्हीं के समय में 249 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था, और जिसमें कि भगवान बुद्ध थे, उनके जितने भी वचन थे, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उसको एक तरीके से इकट्ठा करके लिखा गया था पाली लैंग्वेज में, जिसको कि हम त्रिपिटक भी कहते हैं। ठीक है,
उसमें से तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एम्परर अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा संरचित किसको किया गया था, वो हीनयान सेक्ट को किया गया था। लेकिन कनिष्क जो राष्ट्र सम्राट जो कनिष्क थे, राजा कनिष्क जो थे, वो जो है वो महायान सेक्ट से पूरा जुड़े हुए हैं और उनको ही महायान सेक्ट के जो फाउंडर के रूप में, असल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। किसको? एम्परर कनिष्क को। और ये जो अगर हम बात करें हीनयान की, तो हीनयान कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? वो श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में जो भी बुद्धिज्म प्रैक्टिस हो रही है वो हीनयान सेक्ट की है। और जो साउथ कोरिया, तिब्बत, जापान, चाइना, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया है, तो वहाँ पे कौन सा सेक्ट है? वहाँ पे महायान सेक्ट जो है वो फैला हुआ है। तो लेकिन अगर हम बात करें तो जो हीनयान की जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितने भी आइडियल्स हैं, वो सभी के सभी जो है महायान में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इसीलिए जो है हीनयान को क्या कहा गया है? एक छोटा वाहन कहा गया है, जो कि लेसर व्हीकल है, क्योंकि इसकी जितनी भी बातें हैं वो एक बहुत ही छोटे रूप में जो है कहीं ना कहीं जो है हाँ, जो है महायान सेक्ट में भी जो है इसको माना गया है। क्योंकि और अगर ये कहा गया है कि अगर ये जो अ, अगर सॉरी अगर जो हीनयान जो है अगर वो एक बीज है, ठीक है, तो ये जो महायान सेक्ट है ये क्या है? ये एक भरा पूरा पेड़ है। ठीक है, अगर ये बीज है तो ये एक पेड़ है, तो इसीलिए इसको लेसर व्हीकल कहा गया है और इसको एक ग्रेटर व्हीकल कहा गया है। और दोनों ही सेक्ट किसकी बात करते हैं? दोनों ही सेक्ट जो है वो निर्वाणा की बात करते हैं, लेकिन इनके जो मार्ग इन्होंने बताए हैं वो अलग अलग बताए हैं। तो दो जो है अलग अलग मार्ग जो कहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं निर्वाणा की ओर, मोक्ष की ओर, लोगों को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाना और उनको इस दुनिया में जितना भी उनका कष्ट है उसको दूर करने की बात दोनों ही करते हैं, स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस इंडियाज डेवलपमेंटल असिस्टेंस इन इट्स नेबर कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। मतलब कि अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भारत की विकासात्मक सहायता पर चर्चा करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है, बहुत तरीके से उसकी फाइनेंशियली मदद कर रहा है। तो जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस किस तरीके से कर रहा है अफगानिस्तान के इंडिया, अब हम यहाँ पे ये पूरी चर्चा कर लेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान जो है उन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप की एक शुरुआत की है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शुरुआत की है इंडिया और अफगानिस्तान ने। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, ठीक है, इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है, इस पूरे इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो है इंडिया ने एग्री किया है कितने? 116 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान में 116 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। और ये जो जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये कहाँ पर होंगे? ये अफगानिस्तान के 31 प्रोविंसेस में जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे भारत के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये 31 ये जो 116 हाई इम्पैक्ट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत सारे सेक्टर्स में लगाए जाएंगे, जैसे कि है एजुकेशन हो गया, इसके बाद ये हेल्थ है, और इसके बाद हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन है, और ड्रिंकिंग वाटर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्लड कंट्रोल है, हाइड्रो पावर, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ऐसे कई क्षेत्रों से 116 हाई इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट्स जो लगाने की बात इंडिया ने कही है अफगानिस्तान में। और इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो कितनी लागत आएगी, वो करीब आएगी $80 मिलियन। ठीक है, $80 मिलियन जो है इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो है कॉस्टिंग आ सकती है। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें, ठीक है, जितने भी कम बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने बात की है कि वो 200 पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है उसको डेवलप कराने में मदद करेगी अफगानिस्तान के अंदर। और साथ साथ इंडिया ने
1000 स्कॉलरशिप्स देने की भी बात की है अफ़गानिस्तान के बच्चों को। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया जो है एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री किया है। और जो इंडिया जो है वो क्या है, वो इंडिया जो है इस पूरे रीजन में जो है अफ़गानिस्तान में एक लार्जेस्ट डोनर है। तो भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता है। और अगर इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो डोनेशन कहाँ से आता है अफ़गानिस्तान को, वो आता है उसमें पाँचवा स्थान किसका है, वो स्थान पाँचवा है इंडिया का। तो इंडिया ने जो इसके बाद हम देखते हैं कि 2016 में भी, ठीक है, 2016 में भी जो है इंडिया ने MI-25 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान को दिए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो अपने डेवलपमेंट के पे एक साथ डेवलपमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम और कुछ क्विक फैक्ट्स पे बात करें तो उसमें हम बात करेंगे कि इंडिया जो है बहुत सारे जो है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की है, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की है ऐसे एरिया में जो कि स्टेबल हैं, जो कि पीसफुल एरियाज़ हैं, और जो वहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर दराज पे इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, और जो इनसिक्योर इलाके हैं, ठीक है, असुरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पर इंडिया जो है स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने की बात की है। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे लगाएंगे जो कि पीसफुल एरिया है, और जो कि रिमोट में नहीं है, ठीक है, जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान में लोकेटेड है, वहाँ पे तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कही गई है। लेकिन जो दूरस्थ स्थान है, रिमोट इलाके में है, जो इनसिक्योर एरियाज है, वहाँ पे स्मॉल स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने की बात इंडिया ने कही है। और इंडिया जो है वो अपना पूरा दृष्टिकोण भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। अब जो इंडिया जो है वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर अंदर जो है वो विश्वास कायम करने की बात कर रहा है, उसके विकास की बात करता है, शासन और व्यापार की बात करता है, और वहाँ पे निवेश की बात करता है। उसका पहले क्या था, अफ़गानिस्तान में जो उसका जो फोकस था वो क्या था, वहाँ पे एक जो है वो सुरक्षा के केंद्र से केवल सिक्योरिटी को फोकस करके जो है इंडिया जो है अफ़गानिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा था। जैसे कि उसने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिए थे, MI-25 हेलीकॉप्टर्स दिए थे। लेकिन अब वहाँ पे वो विकास की बात करता है, जैसे कि हमने कई सारे क्षेत्र की बात की, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर है। तो वहाँ के विकास की बात कर रहा है, वहाँ के शासन और व्यापार की बात कर रहा है, वहाँ पे विश्वास निर्माण की बात जो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद में देखते हैं कि आखिर इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, जो इंडिया जो है उसने इतना जो ज़्यादा निवेश कर रहा है तो उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, अब हम उसको देखेंगे। तो ये जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक सेक्टर वाइज जो है इसको फैलाया जा रहा है। जैसे कि हमने बात की कि कई कई सेक्टर्स में स्प्रेड किया जा रहा है। और जो है ये जो है ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो जो है लोगों को, वो जो है दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट जो है वो जो है लो विजिबिलिटी उनकी होती है। तो इस वजह से अगर वो हाई विजिबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स को लगाएगा तो उसकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की बढ़ती है। और जो इंडिया की जो है वो जो है अफ़गानिस्तान में जो है अपनी एक इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी जो एक आर्थिक गुडविल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो ये पहले हम इसका महत्व की बात करें तो ये एक डिमांड ड्रिवन डिप्लोमेसी है, मांग संचालित कूटनीति है। क्योंकि ये जो जितना भी ये कार्य जो इंडिया कर रहा है वहाँ पे ये किसके कहने पे कर रहा है, ये वहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसके कहने पे कर रहा है, ठीक है। जो जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं, वो जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने उससे रिक्वेस्ट की है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी नीड्स को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि जो है यहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लगाएं। इससे क्या होता है, इससे इंडिया की जो गुडविल है, ठीक है, गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो साख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अफ़गानिस्तान में जो है अपने विश्वास को निर्माण करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्ट पावर अप्रोच। ठीक है, सौम्य शक्ति दृष्टिकोण। सॉफ्ट पावर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये तो इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी स्पेसिफिक रोल से, जैसे कि हमने बात की कि दृष्टिकोण पूरा बदल रहा है। अब केवल वो सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा को केंद्र बिंदु न बनाने के अलावा इसके बहुत सारे और केंद्र बिंदु हैं कि वहाँ पे वहाँ पे विकास निर्माण करना, वहाँ पे अपना विश्वास को बिल्ड करना, इन सब तरीके से इंडिया सोच रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया जो है, वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंक्स जो है फिर से रिवाइव कर रहा है। जो हमारे सांस्कृतिक टाइज हैं अफगानिस्तान को, उसको बिल्डअप करने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो सॉफ्ट पावर होता क्या है? सॉफ्ट पावर होता है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में बात करें, तो सहयोग या किसी भी प्रकार के आकर्षण के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को सौम्य शक्ति या फिर मृदु शक्ति कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कठोर या फिर हार्ड पावर की बात करें, तो वो क्या होती है? वो क्षमता होती है जब बल, जैसे कि सैन्य बल या फिर धन देकर कोई भी इच्छित परिणाम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये पूरी एक सॉफ्ट पावर अप्रोच है, क्योंकि इंडिया जो है अपने कल्चरल टाई अप जो है अफगानिस्तान के साथ बढ़ाना चाहती है, उतने जो हिस्टोरिकल टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाई अप हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बेटर कनेक्टिविटी इन एशिया। एशिया में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया जो है इंडिया जो है सेंट्रल एशिया से, इंडिया जो है सेंट्रल एशिया से जो है अपने सॉरी इंडिया जो है सेंट्रल एशिया से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, साउथ एशिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के साथ उसके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जो इतने भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर अगर लगाएगा तो इंडिया को एक बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी साउथ एशिया में या फिर सेंट्रल एशिया में। और जो इंडिया का बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल एशिया में, या फिर जो एनर्जी के लिए जो है हमें एनर्जी इंटरेस्ट है, ट्रेड इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया से, उसको भी इंडिया को फुलफिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इंडिया को पूरा एक रूट मिल जाएगा, एक बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ पे से वो जो उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा इसको मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ये जो अफ़गानिस्तान है उसकी भी ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान की अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे, तो अफ़गानिस्तान की भी जो कनेक्टिविटी होगी अन्य देशों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने ज़रूरी हैं जो कि उसको जो है सी का एक्सेस दें। ठीक है, एक समुद्र का एक्सेस दें, जिससे कि जो है जिससे कि जो अफ़गानिस्तान की खुद की कनेक्टिविटी जो है और ज़्यादा बढ़ सके। और जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, वो उसकी एक रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जिससे कि उसको ट्रेड में और उसके जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें जो है उसको और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो जो बेटर कनेक्टिविटी इन एशिया से, जो इंडिया के साथ साथ जो है, ये अफ़गानिस्तान के साथ साथ जो है इंडिया को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। एम्पावरिंग अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को भी और सशक्त बनाने में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो अगर जो स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, इससे क्या होगा, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट है उसके जो है गवर्नमेंट के अगर जो वहाँ पे लोकल पार्टनरशिप बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, कम्युनिटी लेवल पे जो है इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे जो है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज़्यादा सशक्त होंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है वहाँ के सांसदों को, वहाँ के डिप्लोमेट्स जो हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट्री स्टाफ है, उसको भी ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है अफ़गानिस्तान की। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जितने भी इंडिया जो वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी हिस्टोरिकल टाइप्स, कल्चरल टाइप्स को बढ़ाने के लिए, अपनी बेटर कनेक्टिविटी के लिए जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए। पर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब हम उसको भी यहाँ पर देख लेंगे।
तो अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी की या फिर सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में जो नेटो के जो पर्सनल हैं वो विड्रॉ कर लिया है उन्होंने, जिसकी वजह से जो पूरे क्षेत्र में हो सकता है कि फिर से इंस्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो अफगानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे वापस से जो है इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो वापस से जो है वो बहुत ज़्यादा उभरेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि केवल जो अफ़गानिस्तान जो पूरी कंट्री है उसको में जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो केवल हाफ ऑफ द जो टोटल एरिया है उस पे जो उसका कंट्रोल है, 1/6 एरिया जो है वो अभी भी किसके कंट्रोल में है, वो तालिबान के कंट्रोल में है। और इस वजह से जो यहाँ पर अगर नाटो के पर्सनल जो है अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर जो है इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। यहाँ पे जो सुरक्षा के नज़रिए से जो है अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत ही इनस्टेबल है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो सलमा डैम है, ठीक है, जो कि इंडिया ने यहाँ पर बनाया था अफ़गानिस्तान के हेरात डिस्ट्रिक्ट में, ये हम देखते हैं कि यहाँ पर 2017 में जो है तालिबानियों ने यहाँ पर अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अगर हम अफ़गानिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाते हैं तो। दूसरे अगर हम बात करें तो ये है पाकिस्तान की इरिटेशन, ठीक है, पाकिस्तान का क्रोध। जब भी इंडिया जो है अगर इंडिया का जो है यहाँ पर रीजनल प्रेजेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान है उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा जो है वहाँ पे हम अपने खिलाफ कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान है वो उसका कहीं ना कहीं हिडन सपोर्ट किसको है, वो तालिबान को है। तो जिसकी वजह से जो है इंडिया के जो डेवलपमेंट एफर्ट हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान को कभी भी ऐसा पसंद नहीं आएगा अगर इंडिया की जो रीजनल पावर है उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो वो भी इंडिया को पसंद नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को हम और ज़्यादा क्रोधित कर सकते हैं। डिले प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है, परियोजना पूरी होने में बहुत ज़्यादा विलंब होता है फाइनेंसिस की कमी की वजह से, टेक्निकल नो हाउ की कमी की वजह से जो है बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सलमा डैम है और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला था। जो कि सलमा डैम है जो कि हेरात प्रोविंस में है अफगानिस्तान में, जिसको कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, ठीक है, उसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। उसको जो है वो बहुत साल लगे थे उसको कंप्लीट करने में। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई काबुल में बन रही है जो कि 2008-9 में शुरू हुआ था, ठीक है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी वो जिसका निर्माण जो है 2008-2009 में शुरू हुआ था, वो अभी कुछ ही साल पहले जो है वहाँ पे कंप्लीट की गई है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से भी जो है हम कहीं ना कहीं जो है अफ़गानिस्तान को जो है हम कहीं ना कहीं जो है वहाँ से हमारे टाइल्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इशू, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण। ऐसे बहुत सारे अगर हम रिमोट एरियाज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पे जो है हम ठीक ढंग से मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है चुनौती बनी हुई है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इलाके में है जहाँ पे कि टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जो बहुत दूरस्थ स्थान पे हैं, वहाँ पे जाना संभव नहीं है, इनएक्सेसिबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनके क्वालिटी कंट्रोल को देखना, उनके क्वालिटी चेक्स को देखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है इंडिया के लिए। लैक ऑफ लोकल सपोर्ट, स्थानीय सहायता का अभाव। जब प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिले होता है तो वहाँ के जो लोकल लोग जो होते हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जो है जो सपोर्ट करती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका भी सपोर्ट जो है वो दूर हो जाता है, वो भी सपोर्ट जो है वो अंत में नहीं करती है। तो इसकी वजह से जो लोकल सपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें उसका भी अभाव देखने को मिल सकता है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, स्थिरता की बहुत ज़्यादा चुनौती है। बहुत सारे क्योंकि वहाँ पे जो है इंसर्जेंट इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तालिबानी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो उसके लिए जो पूरी टेरिटरी है वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। जो प्रोजेक्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है।
जितने भी अगर कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया में अगर कहीं पे डिस्टर्ब्ड एरिया है, दूर का स्थान है, अगर वहाँ पे अगर कोई क्लिनिक या फिर स्कूल अगर उसका निर्माण भारत द्वारा किया भी जाता है, तो लेकिन वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है कि वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स नहीं होंगे, वहाँ पे टीचर्स नहीं होंगे। तो अगर ये कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा लगाया जाता है तो इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे रहेंगे जो कि प्रोजेक्ट नाम के लिए तो रहेंगे, लेकिन उनके एक्चुअल कोई भी जो है उनकी एक्चुअल में कोई भी यूटिलिटी जो है वो नहीं होगी। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो जो है इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो है एसेट क्रिएशन पे ध्यान ना दे के जो है प्रोग्राम की डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। कि अफगानिस्तान में जो है वहाँ पे संपत्ति निर्माण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्चुअली में उसे ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो कि वहाँ के लोगों को जो है काफ़ी मदद मिल सके। इंडिया को जो है अफगानिस्तान में जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है उसका निर्माण करने पे ध्यान देना चाहिए, मिलिट्री और इकोनॉमी सिस्टम का, ठीक है, सैन्य और जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बेस बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया को इन सब कामों पर फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो कमज़ोर समुदाय के जो लोग हैं उनकी मदद कर सके, जो जो कि वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी मदद करने के लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। सैटेलाइट इमेजनरी फार्म ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पे स्थापित करने की ज़रूरत है। तो ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान केंद्रित करें जिससे कि वहाँ के जो कमज़ोर समुदाय हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो वहाँ के लोग हैं या फिर जो वहाँ के जो अफगानिस्तान की जो लोकल जो इंडिजिनस इकोनॉमिक बेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। जो अफगानिस्तान के जो लोकल कल्चर है, लोकल हेरिटेज है, उसको और मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ ये क्या करेगा, वहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है इनकम जनरेशन का भी काम करेगा, जिससे कि जो लोगों की जो पुअर लोग हैं उनकी भी मदद जो है वो बहुत हद तक इंडिया कर सकता है। इंडिया को इसलिए जो है अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स जो लगा रहा है उसको बहुत ही सेलेक्टिवली एनालाइज करके बहुत ही सेलेक्टिवली चॉइस करना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो वहाँ के जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको ध्यान में रख के जो है कोई भी प्रोजेक्ट लगा। इंडिया की जो असिस्टेंस है वो कर्टेल नहीं करनी है, अपनी जो मदद दे रहा है अफगानिस्तान की मदद कर रहा है अफगानिस्तान की, उसमें कहीं कमी नहीं करनी है, जबकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए जो कि वहाँ पे एक्चुअली में अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये भी पेपर नंबर 2 से है और क्वेश्चन है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो अब हम यहाँ पे आरपीएन 1951 पूरा यहाँ पर हम देख लेंगे। किसी भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो इंडिया में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है उसका बनाया गया है, जिसके की बात जो है आर्टिकल 324 में कही गई है। अनुच्छेद 324 में बोला गया है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना होगा जो कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही होगी। तो इलेक्शंस की पूरी अगर हम बात करें तो वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बात की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो आर्टिकल 327 और 328 में, ठीक है, आर्टिकल 327 में और 328 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चुनाव के नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो अगर पार्लियामेंट की अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 327 में कहा गया है, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो उसकी पावर की बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 328 में बात की गई है कि ये लोग अपन जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो अपने राज्य के चुनाव के लिए कोई भी नियम बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए और इलेक्शंस के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको एक तरीके से जो है लिखा गया है, और उसके लिए ही जो पार्लियामेंट द्वारा जो है वो आरपीए एक्ट 1951 को पास किया गया है, जिसमें कि वो बहुत सारे इलेक्शंस के रूल्स को बताता है,
लोग की जितने भी जो लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका आधार बनाने के लिए ठीक है, उसके लिए जो है आरपीए एक्ट 1951 को पास किया गया था। तो इसके क्या क्या मुख्य विशेषता हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, अब हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेलिएंट फीचर्स पहले की, तो उसमें है कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात की गई है कि जितने भी जो संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके योग्यता और अयोग्यता की यहाँ पर बात की गई है। तो अगर हम पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो केवल जो ऐसा व्यक्ति जो वोट दे सकता है, केवल वही जो है चुनाव वो जो है वही जो है लोग को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है वो चुन के जाएगा जो कि वोट करने के लिए योग्य होगा। राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल वही व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के लिए और लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए योग्य है, जो कि एक वोटर भी हो सकता है। अब फिर और जो अगर हम क्वालिफिकेशन की आगे बात करें, तो ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जो एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, ताकि उनके भी रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया जा सके। उनको और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत सारी सीट्स जो हैं एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो जो एससी एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है, उस पर केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं वही केवल उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जो हैं वो योग्य हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वही व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के लिए योग्य है यदि वो जो है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, अगर वो इलेक्टर के रूप में, अगर वहाँ पे वोटर लिस्ट में अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो अगर एक इलेक्टर के रूप में जो है वो इलेक्टर के रूप में जो है तभी खड़ा हो सकता है जबकि वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी असेंबली वो उस राज्य की उस पर्टिकुलर राज्य की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है। तो इसी तरह अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तभी वो इलेक्टर होगा जब वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्टर होगा उसी कंसर्न स्टेट का। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कही गई है। इसके बाद अगर हम डिसक्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें, तो कई ऐसे भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिससे कि जो है किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। अगर उसे अगर वो कोई भी इलेक्शन ऑफेंस या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया जाता है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई या फिर अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर वो जेल में रहता है, 2 और मोर ईयर्स के लिए जेल में रहता है, तो क्या होए वो अगले 6 साल तक, उसके रिलीज होने के अगले 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अगर वो अपने जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसको अगर समय से जो है अगर समय से अगर वो अपने फाइल नहीं करता है, तो भी वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो हैं अगर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कॉरपोरेशन में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें अगर 25% से ज़्यादा अगर स्टेक हुआ उसका, तो वो भी क्या है, वो भी तो वो व्यक्ति भी जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए। और ऐसे जो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो बहुत सारे जो हैं किसी भी तरीके से जो है कन्विक्ट किए गए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो एनमिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कि लोगों में द्वेष बढ़ाने के लिए या फिर ब्राइबरी के लिए, रेप के लिए या फिर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी टेररिज्म एक्ट में पाए जाते हैं, तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका जो ये जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का, इसमें डिसीजन किसका फाइनल होगा, इसमें डिसीजन होगा गवर्नर का फाइनल। ठीक है, इसमें डिसीजन गवर्नर का फाइनल होता है और वो जो है उसका अपना जो गवर्नर जो है अपना ओपिनियन जो है इलेक्शन कमीशन के पास रखता है और फिर उसके बाद ही वो एक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव की अधिसूचना के बारे में भी इसमें बात की गई है कि जितने भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य के जो जितने भी अगर राज्यसभा या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, विधान परिषद जो होती है, उसकी अधिसूचना कितने 3 महीने पहले दे देनी चाहिए। और अगर हम लोकसभा की बात करें या फिर जो विधानसभा की बात करें, ठीक है, विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो इसकी अधिसूचना जो है 6 महीने पहले जो है दे दी जाती है।
इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करेंगे, प्रशासनिक मशीनरी की बात करेंगे कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन जो है कराने के लिए जो है वो इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरे जो नेशनल लेवल पे देखें तो उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, जिसकी बात जो है आर्टिकल नंबर 324 में कही गई है। इसमें और ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये जो पूरे देश में जो है इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कि जो है किसी भी पार्लियामेंट्री असेंबली के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद होते हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कि रिटर्निंग को असिस्ट करते हैं इलेक्शन को कंडक्ट करने में। फिर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कि पोलिंग बूथ पे जो है ऑफिसर्स होते हैं, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की भी यहाँ पे बात कही गई है जो कि इलेक्शंस कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, एक ऐसे वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं या फिर एक ग्रुप होते हैं जिसमें ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी पॉलिटिकल वैल्यू या पॉलिटिकल व्यूज़ जो होते हैं वो एक ही होते हैं और वो किसी एक कॉज को लेके या फिर एक एजेंडा को लेके जो है कार्य करने के लिए जो है अपने इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में अपने काम कार्य करने के लिए जो है लोग सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि नेशनल पार्टी होती है और स्टेट पार्टी होती है। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसको किस तरीके से नेशनल पार्टी घोषित करना है या स्टेट पार्टी घोषित करना है, ये भी RPA 1951 एक्ट में दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू कैंडिडेट। उम्मीदवारों को कुछ सामग्रियों की मुफ्त आपूर्ति की जाती है, जैसे कि जो है जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको क्या होता है, उनको इलेक्टोरल रोल दे दिया जाता है फ्री में। उनको टाइम दिया जाता है स्टेट ओन टेलीविज़न पे या फिर रेडियो स्टेशन पे, ताकि वो अपना प्रचार कर सकें। उनको केवल एक ही प्रपोजर की ज़रूरत होती है जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो इस तरीके से जो है, और साथ साथ जैसे वोटर लिस्ट इनके पास होता है, इलेक्टोरल रोल होता है, तो इनको कई तरीके से प्रिविलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस, ठीक है। अगर हम डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन की बात करें तो कई तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि कहाँ पर जितने भी इलेक्शन के डिस्प्यूट्स होते हैं, इलेक्शन की पटिशन होती है, वो कहाँ पे जाती है, वो हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट जो है वो उसको ये होता है कि वो 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स के अंदर जो है वो अपना डिसीजन सुना दे, और इसके लिए और अपना जो भी डिसीजन होगा वो इलेक्शन कमीशन को वो वापस से जो है वो बता देता है, वो कम्युनिकेट कर देता है। और इसकी अगर किसी भी इलेक्शन की अगर हाई कोर्ट से अगर वो कोई भी निर्णय हो गया है तो उसकी अपील जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वो भी 30 दिन के अंदर, ठीक है। 30 डेज के अंदर ही उसकी जो है कोई भी अपील हो सकती है। और जो जितना भी इलेक्शन का अगर कोई भी रिजल्ट है, अगर उसको चैलेंज करना है, पूरे इलेक्शन को चैलेंज करना है, तो वो केवल जो है 45 डेज के अंतर्गत ही हो सकता है। और इसमें जब भी चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया, वो डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बाय इलेक्शन का। बाय इलेक्शन क्या होता है? बाय इलेक्शन होता है कि किसी भी नए मेंबर को लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो है उनको जो है लेकर आया जाता है, जब जो है जो पुराने मेंबर हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, और वो केवल जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है, रिमेनिंग समय बचा हुआ है, जो समय बचा हुआ है केवल उतने ही टर्म के लिए उनको नियुक्त वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता है। इलेक्टोरल ऑफेंस, बहुत तरह के चुनावी अपराध की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर वो अपने एसेट का डिक्लेयर नहीं करते 90 दिन के अंदर, तो उनको जो है तो ये एक चुनावी अपराध के रूप में माना जाता है। अगर अपने जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसको अगर वो लोग वहाँ पे सबमिट नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे, तो भी ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस के अंतर्गत जो है माना जाता है। लोकसभा में ये जो टाइम लिमिट है ये 90 दिन की है, और जो असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए जो है 75 डेज की इनर टाइम दिया जाता है कि ये अपने जितने भी
एक्सपेंडिचर है इलेक्शन में, उन्होंने कितना खर्चा किया है, उसको इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर दें। इसके साथ साथ जो पोल एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखते हैं, ठीक है। उसको अगर पोल एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे एक 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 लिमिट लगा दी गई है, इससे ज़्यादा जो है आप किसी भी इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकते। तो जो पोल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर उसको उससे भी ज़्यादा अगर कोई बढ़ता है, अगर उससे ज़्यादा खर्चा करता है, तो वो भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इसका जो है 70 लाख इसमें लिमिट रखी गई है। और अगर हम असेंबली के लिए बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बात करें, तो इसमें कितनी रखी गई है, लिमिट 54 लाख की रखी गई है। इसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का संचालन करने के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ पे जो पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात की गई है कि कब टाइम जो है इलेक्शन का कब होगा, या फिर इलेक्शन शेड्यूल कैसे होगा। फिर ओथ एंड एफर्मेशन की बात की गई है, जो भी चुनाव में जो भी जीत कर कैंडिडेट्स आएंगे तो उनकी ओथ और एफर्मेशन की बात की गई है। इलेक्शन की कैंपेन की बात की गई है, पोलिंग डेज की बात की गई है, बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन किस तरीके से होगा। तो ये जो पूरा जो इलेक्शन किस तरह का संचालन होगा उसकी भी बात जो है आरपीए 1951 में कही गई है। तो आरपीए 1951 को पास करने का लाने का क्या एम था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर इंडिया में जो है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है हम लोग जो है यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इंडिया में कराया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पेपर नंबर 2 से है, और क्वेश्चन है व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड क्वाजी फेडरल। भारत के संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा देख, हमारा जो संविधान है, मतलब कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है कि भारत में जो सरकार का स्वरूप कैसा होगा, वो संघीय होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, पावर्स जो होती हैं, वो जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में जो है वो डिवाइडेड होती है। और जितने भी जो सरकार हैं, जो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या फिर राज्य सरकार हो, या फिर कोई लोकल सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्थानीय सरकार जो होती है, वो अपनी अपने क्षेत्र में जो है अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी शक्तियाँ हैं वो अलग अलग जो सरकार है उसमें जो है डिवाइडेड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसको हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हर सरकार जो होती है उनके अपने अपने जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें वो कोई भी नियम कानून बनाने के लिए उनके पास पूरी तरीके से शक्ति होती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो, अगर हम उसे क्वाजी फेडरल कह रहे हैं, अर्ध संघीय कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं, और कुछ जो है एकल फीचर्स भी हैं। तो हम देखेंगे कि जो संघीय विशेषताएं कौन सी हैं इंडिया में, भारत के संविधान में जो दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले है डुअल पॉलिटी, दोहरी राज्य व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें दोहरी राज्य व्यवस्था की बात कही गई है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है दोनों तरह के, यहाँ पर जो है दो गवर्नमेंट होगी, दो तरह की गवर्नमेंट होगी, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। एक होगी जो केंद्र सरकार होगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक दूसरी कौन सी होगी, वो जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट। और इन दोनों के पास जो है अपने अपने क्षेत्रों का पूरी तरीके से अधिकार है कि यहाँ पे जो है ये अपने नियम कानून जो है खुद बनाने के लिए जो है ये स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे हमने की डुअल पॉलिटी की बात। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो यहाँ पे जो संविधान जो है वहाँ पे जो है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो है हर तरीके से क्या उनकी पावर होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका ढांचा कैसा होगा, वो क्या क्या फंक्शन करेंगी, ठीक है, उनका रोल क्या क्या होगा। तो ये सब पहले से ही जो है संविधान में लिखा गया है। उनकी कहाँ पावर्स जो है वहाँ कहाँ पे लिमिट होंगी, कहाँ पर कौन से क्षेत्र में उनको जो है अधिकार नहीं होगा, रोक दिया जाएगा, ये सब कुछ जो है संविधान में दिया गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो बताता है कि ये एक संघीय विशेषता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, जितनी भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और जो हमारी जो राज्य सरकार है, उनकी जो पावर्स है उसको डिवाइड कर दिया गया है। उसको डिवाइड कहाँ पे किया गया है, वो 7 शेड्यूल जो है, ठीक है, 7 शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट दी गई हैं। एक दी गई है यूनियन लिस्ट, एक दी गई है स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी दी गई है, वो दी गई है कॉन्करेंट लिस्ट,
ठीक है। तो इसमें जो है यूनियन लिस्ट पे जितने भी वो बनाते हैं, जितने भी जो नियम कानून बनाते हैं वो कौन बनाता है, इसमें 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं और इस पे जो में कौन लॉ बनाता है, इसमें बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे जितने भी स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें जो लॉज बनाती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट या फिर जितने भी जो बचे रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बच गए हैं सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पर जो है वो सॉरी जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं उस पर तो केंद्र सरकार जो है सारे लॉ बनाएगी। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकार नियम कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को ही या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी जाती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की से मतलब है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही सबसे बड़ा लॉ है। जो भी संविधान में लिखा गया है वही सबसे बड़ा लॉ है कंट्री का, देश का। और जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या फिर जुडिशरी हो, इसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान में, उससे जो है उसी को अबाइड करके उसी को कंप्लाई करके जो है चलना होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक कठोर संविधान से मतलब है कि जितने भी संघीय विशेषताएं दी गई हैं संविधान में, उसको अमेंड करने के लिए, उसमें संशोधन लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी नियम कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो इसको तो 50% ऑफ द स्टेट्स को उसमें जो है वहाँ पे हामी भरनी होगी, तभी जो है उससे जो है कंप्लाई करना होगा, तभी जो है वो कोई भी अमेंडमेंट जो है वो मान्य होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो किसी भी लॉ को जो है एक नल एंड वॉइड या फिर शून्य घोषित कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के तो उसको जो है यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका बहुत अहम रोल है। और वो जो जुडिशियल रिव्यू की अपनी पावर, ठीक है, वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको यूज़ करके वो यहाँ पे ये जांचता है, वो ये जज करता है कि क्या कोई भी जो भी नया लॉ बनाया जा रहा है लेजिस्लेचर द्वारा, वो क्या संविधान के में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। और अगर नहीं होता तो वो उस लॉ को शून्य घोषित कर देता है। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म की बात की गई है, द्विसदन की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम सेंट्रल में बात करें, जो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा जिसको कि अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बाइकैमरलिज्म नेचर की बात की गई है। और जितने भी राज्य होते हैं ये क्या करते हैं, राज्य तो स्टेट्स को हर राज्यसभा का मतलब है कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा का मतलब है कि ये जो है यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जितने भी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेडरल फीचर्स थे इंडिया में जो दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कि एकात्मक विशेषताएं हैं या फिर एकल विशेषताएं वाली जो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एकात्मक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे जो पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर बांटी गई है वो कहीं ना कहीं जो है इस सेंटर के तरफ जो है उसमें कुछ ज़्यादा पावर दी गई हैं। और जितने भी जैसे कि हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में एक तो बहुत सारे ज़्यादा मैटर्स हैं। यूनियन लिस्ट में जो है 100 सब्जेक्ट्स हैं और वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस पर जो भी कोई भी लॉ बनाने की शक्ति किसके पास है, वो सेंटर के पास ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कही गई है। और जितने भी रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, रेसिडुअरी पावर्स हैं, वो भी किसके पास है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट्स नॉट डिस्ट्रक्टिबल, राज्य विभाजित नहीं है। ठीक है, उनके पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। वो अपने आप से जो है कोई भी
अपनी टेरिटरी को लेके जो है कोई भी उसमें संशोधन नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। उनकी जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उसको चेंज करने का अधिकार किसका है? वो अधिकार है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करना है, नाम चेंज करना है, ये सब अधिकार किसके पास है? या एरिया चेंज करना है तो ये सब अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। और इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि राज्य जो है वो विभाजित नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात कही गई है, एकल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान की बात कही गई है। इसका मतलब है कि चाहे वो राज्य हो चाहे सरकार हो, पूरे देश के लिए एक ही संविधान का यहाँ पे प्रावधान है, एक ही संविधान दिया गया है और उसमें जो भी बात कही गई है उसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही मानना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लचीलापन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे है कि जितने भी पावर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो जितने भी संविधान में संशोधन करने के जितनी भी पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है, वो सेंटर के पास है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान का, आपातकालीन की बात कही गई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इंडिया के संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और इन इमरजेंसी के दौरान इसमें जो है सेंट्रल के पास सभी पावर चली जाती है। तो ये एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, एकल नागरिकता की बात कही गई है कि जितने भी यहाँ पे भारत के जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनकी जो है नागरिकता केवल एकल ही होगी। जो अगर किसी राज्य में कोई भी अगर व्यक्ति रहता है तो उसके राज्य के कोई भी नागरिकता नहीं होगी, जैसे कि बाहर के देशों में होता है। यहाँ पे केवल एक ही नागरिकता है, वो है इंडिया की नागरिकता। इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई है, एकीकृत जुडिशरी की बात की गई है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पर होगा और उसके नीचे जो है स्टेट हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। और ये जो पूरा सिंगल सिस्टम जो है, ठीक है, ये जो सिंगल सिस्टम है ये सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को ही एनफोर्स करने के लिए काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका भी है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, एकीकृत ऑडिट मशीनरी भी है। यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, वही जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, उनको ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है या फिर इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? वो है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो कैग को हटाने की और जो उसके अपॉइंटमेंट की और उसके रिमूवल की शक्ति किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। तो इसलिए ये भी एक तरीके से एकीकृत ऑडिट मशीनरी है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, एकीकृत चुनाव मशीनरी, जैसे कि हमने बात की थी कि आर्टिकल 324 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया था कि यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन होगा और उसको कौन हेड करेगा? उसको चीफ इलेक्शन कमीशन हेड करेगा। और इसी की जिम्मेदारी है कि इंडिया में जो भी अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर किसी भी राज्य सरकार के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी इलेक्शन होते हैं, उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो इलेक्शन कमीशन की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एकीकृत चुनावी मशीनरी भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। हालांकि हर राज्य के पास अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अफसर होते हैं, लेकिन उनके भी ऊपर जो है वहाँ पे जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के जो जैसे कि IAS IPS हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कॉमन के जो अधिकारी होते हैं वो भी यहाँ पर जो है पोस्टेड होते हैं हर राज्य में। और इनको और जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको रिक्रूट करने की और उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भी कौन करता है? वो प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। और इसमें जो है जो राज्य है उसका कोई भी से नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही जो है प्रेसिडेंट।
भारत सरकार ने कई कारकों से या फिर कई कारणों से जो है यहाँ पे एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तो वो क्या क्या कारण हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक है, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं उसकी पॉलिसी में। फिर है ऑनगोइंग मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार की में जो है बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को हमें मिलती है कोविड-19 के बाद। और यहाँ पे एक जो पूरी ग्लोबल आर्थिक मंदी चल रही है, इंडिया में भी आर्थिक मंदी चल रही है, उसको चलते जो है एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लेके आए गए हैं। क्यों लेके आए गए हैं? क्योंकि ताकि जो भी अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन या फिर टेक ओवर्स होते हैं, संकटग्रस्त भारतीय कंपनियों के जो अवसरवादी अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए जो है एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेकर आए गए हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कि जो इंडिया की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी में चली गई है। अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो उनके अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए जो है एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि जब कोविड-19 के बाद जो है इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। तो इसलिए जो बाहरी निवेशक हैं उनसे उनके अवसरवादी अधिग्रहण को बचाने के लिए एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए गए हैं। तो एफडीआई जो होता है उसको कौन गवर्न करता है, उसको कौन रेगुलेट करता है? वो करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो है ये डीपीआईआईटी आता है। तो जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेने होते हैं, वो कौन लेता है? वो एफडीआई के लिए वो डीपीआईआईटी ही लेता है। और इसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि एफडीआई में पहली बार चेंजेस लेकर आए गए हैं। इससे पहले भी एफडीआई में 2017 और 2019 में बहुत सारी एफडीआई पॉलिसीज़ में हमने चेंजेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके बाद हम देखेंगे कि जो अब एफडीआई कहाँ से आते हैं, ठीक है। एफडीआई होता क्या है? एफडीआई होता है कि जब कोई भी बाहरी निवेशक, बाहरी कंपनी, एमएनसी कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो जब भारतीय कंपनी में के एसेट में यहाँ पे कैपिटल जो है अपनी पूंजी लगाती है, निवेश करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो एफडीआई होती है, ठीक है, जितना भी एफडीआई होता है इसके दो रूट से आता है, ठीक है, दो रूट से आता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट ऐसा रूट होता है जिसके लिए हमें सरकार की पहले जो है ज़रूरत नहीं होती है, उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जब इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो है ज़रूरत नहीं होती, जब निवेश हो जाता है उसके बाद बताया जाता है कि इस कंपनी ने, फलानी कंपनी ने इस कंपनी में निवेश किया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है आईटी सेक्टर है, इसमें जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से जो है निवेश किया जा सकता है एफडीआई में। और या फिर अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में 49% तक अगर एफडीआई आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। उसमें किसी भी जो है, इसमें भारतीय सरकार या आरबीआई की या फिर डीपीआईआईटी की किसी की भी जो है परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक और दूसरा रूट जो होता है वो कौन सा होता है? वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे, इसमें जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही जो है कोई भी बाहरी कंपनी जो है किसी इंडियन कंपनी में निवेश कर सकती है। और ये परमिशन किसकी चाहिए? डीआईपीपी की यहाँ पे परमिशन चाहिए, तभी जो है कोई भी निवेश जो है इंडियन कंपनी में हो सकता है। और यहाँ पे बहुत तरीके के जो है सेक्टोरल कैप्स भी लगाए गए हैं, ठीक है। सेक्टोरल कैप्स का मतलब है, जैसे कि हमने बात की कि जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 49% तक तो किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 49% से ऊपर अगर एफडीआई आता है और 74% तक, ठीक है, इसमें 74% तक ही एफडीआई अलाउड है बैंकिंग सेक्टर में। 49% से ज़्यादा और 74% तक अगर कोई भी एफडीआई आता है, इस रेंज में एफडीआई आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल रूट ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ के जो लोगों का जो पैसा है, यहाँ के नागरिकों का जो पैसा है, उसको सुरक्षित किया जाए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पे जो इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो एफडीआई में जो है कैपिंग की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम
देखें कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एफडीआई के में 2020 में पोस्ट पैंडमिक, ठीक है, महामारी के दौरान। वो कब किए गए थे? 17 अप्रैल 2020 को एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल रूट जो है एक्सटेंड किया गया है और अन्य कंट्री के लिए भी सरकार की मंजूरी का रास्ता जो है वो दूसरों देशों तक भी बढ़ा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? पहले जो है यहाँ पर अगर हम इंडिया में बात करें तो केवल जो है एफडीआई पॉलिसी 2017, जैसे कि हमने 2017 की बात की थी कि एफडीआई पॉलिसी में लेके आई गई थी, तो एफडीआई पॉलिसी अगर हम 2017 की बात करें तो केवल 2 कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड था एफडीआई, वो 2 नेबरिंग कंट्री से, ठीक है। एक है बांग्लादेश और दूसरा कौन सा है? दूसरा था पाकिस्तान, ठीक है। ये इनको इनके यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं या फिर यहाँ पे जितने भी निवेशक हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था कि वो भारतीय कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कि इंडिया की जो सिक्योरिटी, इंडिया के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था। और यहाँ पर जो है इस और इन कंट्रीज से, ठीक है, इन कंट्रीज से अगर कोई भी जो व्यक्ति या फिर जो कंपनीज अगर निवेश करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल रूट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है वो अन्य कंट्री तक भी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और टोटल कितनी कंट्रीज़ पे ये किया गया है? वो टोटल अब कर दिया गया है वो टोटल जो है वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान जो है, जितनी भी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी में जो है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर इन कंट्रीज़ से, जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गया अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, थाईलैंड, सॉरी, नेपाल है। तो इन सभी नेबरिंग कंट्रीज से, ठीक है, इन सभी नेबरिंग कंट्रीज से अगर कोई भी निवेश आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 7 नेशंस जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल ज़रूरी कर दी गई है, जो कि पहले जो केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान की है उसको एक्सटेंड करके 7 देशों तक कर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए भी सरकार की मंजूरी जो है वो आवश्यक है, ताकि सरकार को पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे कोई भी बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी जो है अपॉर्चुनिस्टिक जो है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर नहीं हो रहे हैं। तो उसको भी रोकने के लिए गवर्नमेंट का जो अप्रूवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने एक नया एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। तो जितने भी जो है डायरेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ओनरशिप में एफडीआई के अंतर्गत, तो उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या फिर और आरबीआई में जो है रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चेंजेस लेकर आए गए हैं जो कि एफडीआई पॉलिसी 2020 में लेकर के एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेके आए गए हैं 2020 में, ठीक है। इसके बाद जो ये इसलिए लाया गया है ताकि जो है यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ की जो कंपनीज़ जो हैं, इंडियन कंपनीज़ जो हैं, उनका ओनरशिप किस कंट्री के पास जा रहा है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है ये पूरा बेनिफिशियल ओनरशिप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो बेनिफिशियल ओनरशिप जो है ये एफडीआई पॉलिसी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसको जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था। तो अब इन चेंजेस का जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, अब हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले है कि सेफ्टी ऑफ इंडियन कंपनीज। जैसा कि हमने कहा कि जो इंडियन कंपनीज है, इंडिया की जो फर्म्स है, उनकी वैल्यू जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते, आर्थिक मंदी के चलते। क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसके कारण उनकी जो वैल्यूएशन है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। ये जो बिजनेसेस हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। तो उनके अधिग्रहण को रोकने के लिए, इंडियन कंपनीज को जो एक सेफ्टी नेट प्रदान करने के लिए एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेकर आए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे टू प्रिवेंट चाइनीज टेक ओवर्स, चीनी अधिग्रहण को रोकने के लिए, ठीक है।
ऐसे इंडिया की कंपनीज जो हैं उनको जो है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर से बचाने के लिए कि चाइनीज़ जो जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है उनके हाथों में इंडिया की कंपनीज ना चली जाए, इस वजह से भी यहाँ पे एफडीआई पॉलिसी को जो है एक्सटेंड किया गया है कई और अन्य देशों तक। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो क्योंकि जो चाइना है वो क्या है, वो पूरा जो पोस्ट पैंडेमिक जो है वो एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, और ये जो है और ये सभी जगह से ग्लोबल बिजनेस जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है उसको टेक ओवर करने के लिए, उस पर अपना हक जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है। तो इंडिया नहीं चाहता कि जो इंडिया की जो कंपनीज है वो चीनी कंपनियों के हाथों में जाए। तो इस वजह से जो है चाइनीज़ टेक ओवर्स को रोकने के लिए भी एफडीआई पॉलिसी में जो है यहाँ पर पूरा बदलाव किया गया है। और चाइना ने ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें कि चाइनीज़ कंपनी ने पैसा जिसमें कि चाइनीज़ कंपनीज ने निवेश किया गया है। तो इसलिए जो है चाइनीज़ टेक ओवर से बचने के लिए भी एफडीआई से जो है पूरा एफडीआई में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे टू काउंटर चाइनीज़ डोमिनेशन, चीनी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए भी एफडीआई पॉलिसी में जो है बदलाव लेकर आए गए हैं। चाइना जो है वो उसने क्या किया, उसने अपने जो इतनी भी उसने जहाँ पे कोरोना जो है सबसे पहले फैला था, वहाँ पर कुछ महीनों बाद ही जो है मैन्युफैक्चरिंग पूरी स्टार्ट कर दी, जबकि अभी पूरा जो ग्लोबल लेवल पे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, वो अभी इस महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो हम सबसे कुछ कदम आगे चल रहा है। इकोनॉमिक पावर बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, और यहाँ पे वो बहुत सारी जो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत महीने आगे वो हमसे चल रहा है। तो अभी हम वर्ल्ड में कई जगह लॉकडाउन चलाया जा रहा है, लेकिन जो है वहाँ पे चाइना में जो है पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो इसलिए चाइना की डोमिनेशन, चीनी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेकर आई है। फॉलोइंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वैश्विक प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे जो है कई सारे और कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी जो है चाइना की कंपनीज़ को टेक ओवर करने से बचाने के लिए जो है उसके लिए जो है कई सारे जो है बैन कर दिए गए हैं, एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेके आए गए हैं। जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। तो इन सभी देशों ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, ताकि जितनी भी जो चाइना की जो कंपनी है वो अपने उनके देश की जो कंपनी है उसको टेक ओवर ना कर सके। तो इंडिया भी जो है एक ग्लोबल प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है। प्रिवेंट मिसयूज़, दुरुपयोग को रोक रही है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनरशिप का जो क्लॉज है उसको कहीं ना कहीं वो इंश्योर करता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो जो सही और जो मतलब कि जो ट्रुथफुल मतलब कि जो उसको कह सकते हैं कि जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, जेन्युइन निवेशक हैं, वही केवल इंडियन कंपनीज में पैसा डालें। क्योंकि ऐसे चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो हांगकांग, सिंगापुर या फिर अदर एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, और बहुत लार्ज लेवल पे, ठीक है, ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ। तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो है अलग अलग देशों से जो है वहाँ के निवेशक जो है इंडियन कंपनीज़ को जो है टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी, ठीक है, तो इस पूरी पॉलिसी को रोकने के लिए भी जो है बेनिफिशियल ओनरशिप की जो पूरी पॉलिसी है इसको मिसयूज़ को रोकने के लिए भी जो है एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लेकर आए गए हैं। सिक्योरिटी ओवर ट्रेड, ठीक है, सुरक्षा को व्यापार से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इंडियन कंपनी का जो इंडिया एफडीआई चेंजेस इसलिए लेके गए हैं ताकि जो इंडिया की जो क्लियर इंटेंट क्या है, ताकि कहीं पे भी जो है इंडिया की सिक्योरिटी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉमर्स अपनी जगह है, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो अपनी जगह है। कहीं पे भी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए अगर हम चाइना के साथ किसी भी तरह से डील कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो ज़रूरी है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट जो भी नेबरिंग कंट्रीज से आ रहा है, स्पेशली चाइना से, उसको हम लोग
उस पर बहुत ज़्यादा जो है हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। चाइना ने जो इंडियन स्टार्टअप्स पे जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया का जो पैसा लगा हुआ है, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइनीज़ निवेशकों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। करीब 6.2 बिलियन डॉलर जो है वो चाइनीज़ निवेशकों का इंडियन स्टार्टअप्स में लगा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉलिसी जो ये जो पूरी है, ये इंडिया की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट ना करें, और जितना भी नेबरिंग कंट्री से निवेश आ रहा है उस पर एक क्लोज़र लुक बनाने के लिए, उस पर एक पैनी नज़र बनाने के लिए एफडीआई पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए गए हैं। और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जो है आर्थिक विकास के में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन यहाँ पे जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट होती है। उसने नेशनल सिक्योरिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या जो है चेंजेस लेकर आए गए हैं, इसका लॉन्ग टर्म जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि जो है 7 अन्य देशों तक जो है यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रूट था उसको जो है रोक दिया गया है, और उन 7 देशों में से जो भी निवेश आता है उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर नंबर 1 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में चीनी उद्योग के प्रसार के जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें, साथ ही भारत में चीनी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री को कहीं पे भी अगर उसके प्रसार के लिए ज़िम्मेदार हैं, और साथ साथ जो हम शुगर इंडस्ट्री के जो पूरी चुनौती हैं उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उस पर भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है, जो शुगर इंडस्ट्री है वो क्या है, वो भारत की दूसरे सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। भारत दुनिया का गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील। ठीक है, तो भारत दूसरे नंबर पे जो है वो सबसे बड़ा शुगर केन गन्ने का उत्पादक है, और पहले नंबर पर ब्राज़ील है। और जो शुगर प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो पूरा, अगर हम विश्व भर का शुगर प्रोडक्शन देखें, चीनी का उत्पादन देखें, तो 8% की हिस्सेदारी किसकी है? 8% की हिस्सेदारी जो है वो इंडिया की ही है। ठीक है, और इंडिया में जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया है। ठीक है, इन इंडिया है, और दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और यहाँ पे 4 लाख लोग जो हैं, 4 लाख से भी अधिक लोग जो हैं वो जो शुगर मिल है उसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। और जो इंडिया में अगर हम बात करें कि शुगर इंडस्ट्री के आउटपुट की, एनुअल आउटपुट की, तो वो कितने ही 80,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इंडिया में शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो करीब 735 हैं, और ये मेनली कहाँ पर सिचुएटेड है? मेनली जो है वो वेस्टर्न यूपी में है, या फिर वो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो ठीक है, तो अगर हम नदर्न रीजन की बात करें तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, और यहाँ पे जो है पंजाब में कुछ मिले हैं, और इसके बाद जितने भी लोकलाइज्ड हैं वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री को वहाँ पे जो है उसके जो है प्रसार के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ पे अब उपलब्ध होगा वहीं पर जो है इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर लगती हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि महाराष्ट्र और यूपी, मेनली शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे है? वो यूपी और महाराष्ट्र में है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र का मिला के यहाँ पे जो है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इन दोनों राज्यों में मिला के करीब 60% जो जितना भी भारत में गन्ना उत्पादन हो रहा है उसका 60% जो है इन्हीं दोनों राज्यों से हो रहा है। तो यहीं पे जो है शुगर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही फैली हुई है। तो कच्चे माल की जहाँ उपलब्धता होती है वहीं पर जो है मेनली फैक्ट्रीज को लगाया जाता है।
टेक्नोलॉजी, अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो है इसमें टेक्नोलॉजी जहाँ पे प्रौद्योगिकी जहाँ पे की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी वहीं पे शुगर इंडस्ट्री को लगाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए, जैसे कि यूपी में हम जानते हैं कि यूपी में चीप लेबर्स उपलब्ध हैं। बिहार से और यूपी से जो है लेबर्स जो है यहाँ पे चीप रेट में जो है उपलब्ध हो जाते हैं। और इसके बाद क्लाइमेटिक जोन बहुत ज़्यादा इसमें जो है एक कारण बनता है। जो शुगर केन जो है वो क्या है, वो एक खरीफ क्रॉप है। अगर हम शुगर केन की अगर हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं, शुगर केन जो है वो क्या है, वो एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, वो एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए कौन सा चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, गर्म है, आर्द्र वाला क्लाइमेट चाहिए। और टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। इसके साथ साथ जो है इसमें ये जो है एक वाटर इंटेंसिव होता है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो रेनफॉल है, ठीक है, जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो कितनी होनी चाहिए, 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और जो शुगर केन जो है वो किसी भी मिट्टी में हो सकता है, किसी भी सॉइल में हो सकता है। बस ये शर्त है कि जो वो मिट्टी है उसमें जो है मॉइस्चर जो है वो रिटेन होना चाहिए। तो और जो अगर हम आइडियल सॉइल की बात करें तो वो कौन सा होता है, लूमी सॉइल में जो है शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए अगर हम क्लाइमेटिक जोन की बात करें, ठीक है, तो जलवायु क्षेत्र भी जो है वो बहुत ज़्यादा है कारण बनता है शुगर इंडस्ट्री का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। और क्लाइमेट क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, जैसे कि हमने बात की, जो कि वेस्टर्न यूपी या फिर महाराष्ट्र जैसे रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा इसलिए लगाई जाती है। लोकलाइज्ड इन सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में जो है स्थानीयकृत। हम लोगों ने हाल ही कुछ वर्षों में देखा है कि जितनी भी जो शुगर इंडस्ट्री है वो यहाँ से यूपी से होके जो है ज़्यादातर जो कहाँ पे वो सदर्न इंडिया में ज़्यादातर विस्तृत हो रही हैं, वहाँ पर फैल रही हैं। क्यों, इसके भी कई सारे कारण हैं। अगर हम पहली कारण की बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर जो है वेदर कंडीशन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे वेदर कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। तो और यहाँ और अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है क्रॉप के लिए, जो गन्ने के लिए जो है एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, सुटेबल क्लाइमेट मिलता है, जिससे कि यहाँ की जो यील्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जो कि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है सदर्न इंडिया में। तो इसलिए जो शुगर इंडस्ट्री है वो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र रीजन, तेलंगाना रीजन, तमिलनाडु रीजन में जो है वहाँ पे लोकलाइज हो रही हैं। और जो इतना भी साउथ इंडियन का जो, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक ये जो क्लाइमेट है ये बहुत ही सुटेबल है शुगर केन के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सदर्न इंडिया में जितना भी शुगर केन हो रहा है उसमें सुक्रोज लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन नदर्न इंडिया में जो सुक्रोज कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। यहाँ पे जो है सदर्न इंडिया में जो है जो इसका क्लाइमेट है उसकी वजह से यहाँ पे जो क्रशिंग सीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन नदर्न इंडिया में जो है वो कम होता है। और यहाँ पे जो सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो सदर्न इंडिया की जो बात करें, जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं और यहाँ पे जो है मॉडर्न मशीनरी की भी बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। तो इस वजह से जो है सदर्न इंडिया में जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है शुगर मिलें जो हैं लगाई जा रही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं पूरे शुगर केन इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो है लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी जो है इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो है, उत्पादकता जो है वो बहुत कम है। इसके भी कई सारे कारण हैं, वो भी अब हम देख लेंगे। तो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है गन्ने की वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर जावा में, हवाई में या ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देशों में जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्वेस्ट ख़राब होता है, ईल्ड ख़राब होता है। और प्रोडक्टिविटी ख़राब होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है यहाँ का जो इसमें जो सुक्रोज कंटेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा
प्रभाव पड़ता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जो गन्ने में से जो शुगर निकाला जाता है उसकी कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता में कमी होती है। जब मेनली जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पे जो है पानी की कमी होती है। इसको जितना भी जो शुगर केन वाला जो खेत होता है उसको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पानी की कमी के कारण जो है इसके सुक्रोज कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो वेस्टर्न यूपी में जो शुगर केन में से जो चीनी निकाली जाती है वो जो है वो बहुत कम मात्रा में निकाली जाती है। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जिससे कि जो फुल कैपेसिटी से जितनी भी इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर पा रही है। स्मॉल क्रशिंग सीजन है, छोटे पेराई का मौसम है, ठीक है। जो जो क्रशिंग सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है। साल में केवल 4 से 6 महीने ही जो है हम देखते हैं कि शुगर मिल जो है वो काम करती है। डुअल प्राइसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डुअल प्राइसिंग है, एफआरपी है, फेयर रेम्युनेटिव प्राइसेस हैं, जो कि कौन तय करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। और इसके साथ जो सैप होता है, स्टेट एडवाइस प्राइस जो होती है, वो राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सैप होता है, राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य होता है, वो एफआरपी से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, और जो फार्मर्स को जो प्राइस मिलता है वो बहुत ज़्यादा जो है रेम्युनरेटिव नहीं हो पाता है। डिले इन पेमेंट टू फार्मर्स, किसानों को भुगतान में बहुत ज़्यादा देरी होती है। शुगर मिल्स जो होती हैं वो किसान से गन्ना तो ले लेती हैं, लेकिन किसानों को जो है उनको जो प्राइस देते हैं, जो उनको जो पेमेंट करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा देरी देखने को हमें मिलती है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि केन जो फार्मर्स के जो गन्ने वाले जो फार्मर्स होते हैं, गन्ने के जो कृषक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। लेवी चीनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा क्या है, जब भी शुगर मिल होती है उनको कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को बेच देना होता है, ताकि जो सरकार जो है उस चीनी को जो है पीडीएस के द्वारा जो है अलग अलग स्थानों से जो है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो है जो गन्ना में जो चीनी मिल होती हैं, ठीक है, जो चीनी मिल होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको जो है सरकार को बहुत सारा जो है चीनी जो है जो इतना भी उत्पादन हो रहा है उसका जो कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को दे देना होता है। तो लिवाई शुगर भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। ये जो गन्ना होता है इनका पेरिशेबल नेचर होता है, ठीक है, वो जल्दी ही उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही कम होने लगती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है वो बहुत ही जल्दी कम होने लगती है, उसका सुक्रोज लेवल कम होने लगता है, वो पुराना हो जाता है, उसमें से जो रस होता है वो बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से उसकी जो चीनी की जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री को झेलने पड़ते हैं। तो इसमें हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए रंगराजन कमेटी ने बहुत सारे जो है रिकमेंडेशंस दिए थे। अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो रंगराजन समिति ने कहा था कि जो केन रिजर्वेशन एरिया है इसको धीरे धीरे जो है ख़त्म करना चाहिए, और इसकी जगह जो है एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो लेकर आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट लेके आना चाहिए, जिससे कि जितने जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अभी क्या होता है केन रिजर्वेशन एरिया में होता है कि ये सरकार तय करती है कि जो फार्मर्स हैं कौन से शुगर मिल को अपना माल जो है शुगर केन जो है वो बेचेंगे। तो जिससे कि जो उनकी जो फार्मर्स की जो बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर धीरे धीरे केन रिजर्वेशन एरिया को इसलिए कम करना ज़रूरी है, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, ताकि जितने भी किसान है, गन्ना किसान है, उनको उनके जो उत्पादन है, उनका जो शुगर केन है, गन्ना है, उसका बहुत अच्छा रेम्युनरेटिव प्राइस मिल सके। रिवीजन ऑफ डिस्टेंस नॉर्म, दूरी मानदंड में संशोधन करना चाहिए। अभी क्या है, भारत सरकार ने क्या किया है कि एक शुगर मिल एक चीनी मिल से दूसरी चीनी मिल के बीच में कम से कम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसको पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे जो भी शुगर मिल है उसकी एक मोनोपोली हो जाती है, और वो जब गन्ना किसान जो जाता है अपना गन्ना लेके उस मिल के पास बेचने के लिए, तो उसको इतना ज़्यादा रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से जो डिस्टेंस नॉर्म है, जो दूरी का मानदंड है, उसमें भी संशोधन
संशोधन करने की हमें ज़रूरत है। ऐसा किसने रिकमेंड किया है? वो रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया है। इसके बाद देखते हैं एबॉलिश लिवाई शुगर। लिवाई शुगर जैसे कि हमने बात की थी कि जितनी भी शुगर मिल है उनको करीब 10% जो अपनी जो चीनी का उत्पादन कर रहे हैं उसको 10% जो है वो डायरेक्ट जो है सरकार को बेच देते हैं, जिससे कि जो सरकार जो है उसको फेयर प्राइस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर फेयर प्राइस शॉप जो है उसके ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे कहा गया है, रंगराजन समिति क्या कहता है कि लिवाई शुगर जो है इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। इसकी जगह पर अगर सरकार को पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अगर चीनी चाहिए तो वो डायरेक्ट जो है वो मार्केट से उसे खरीदना चाहिए, ताकि जो भी शुगर मिल की जो ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो इसलिए लिवाई शुगर के भी अगेंस्ट जो है रंगराजन समिति ने बात की थी। रिमूव रेगुलेशन ऑफ ट्रेड ऑन बाय प्रोडक्ट। उप उत्पाद पर व्यापार के विनियमों को हटा दें। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी जब भी शुगर बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मोलेसेस होता है, तो उसके ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उसके रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की ज़रूरत है, ताकि जो शुगर मिल है उनको जो है बेटर प्राइस जो है वो मिल सके, और और उन पर जो है बहुत ज़्यादा कोई भी बर्डन ना रहे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिवाइज ट्रेड पॉलिसी, संशोधित व्यापार नीति भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो जो शुगर है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। इंडिया का जो टोटल शुगर प्रोडक्शन है वहाँ पे करीब इसकी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? वो 17% की हिस्सेदारी है। लेकिन ये एक्सपोर्ट कितना करता है? एक्सपोर्ट केवल ये जो है 4% करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और रंगराजन कमेटी ने कहा था कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चीनी पर। ठीक है, तो ये कुछ रंगराजन कमेटी की जो है समिति की जो बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस है, जिसको अगर हम फुलफिल करें तो जो शुगर मिल की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं और इनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि जो भारत सरकार है वो जितनी भी चीनी मिल है वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए नवीनीकरण के लिए प्रयास करे, ताकि यहाँ पे जो शुगर का उत्पादन है वो और एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।